हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 21 फॉर क्लास 10th विज्ञान विषय की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 25 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम जो चैप्टर हमारा सेकंड है आम्ल, क्षारक और लवण, उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। तो देखिए, जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक, हमने पिछली जो वर्कशीट थी उसमें हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि जब अम्ल और क्षारक आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है, क्योंकि अम्ल जो है वो H+ आयन निकालते हैं और जो क्षारक हैं वो क्या निकालते हैं, वो OH- आयन जो है हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं। ठीक है, सभी अम्ल जल में अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन या H+ आयन उत्पन्न करते हैं। तो देखिए कैसे यहाँ पे समझाया गया है, HCl है और H2O है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये बन जाएगा, ये निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे ये जल ना हो, यानी यहाँ पे मान लीजिए हम जल नहीं ले रहे हैं और हम ये अभिक्रिया करना चाह रहे हैं H+ प्लस Cl-, तो ये अभिक्रिया नहीं होगी। तो बच्चों यहाँ पे ये अभिक्रिया क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो H+ है इसका जो आकार है, इसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है और इसलिए ये यहाँ पर स्टेबल नहीं होता, जिसके कारण ये वाटर की उपस्थिति में ही H+ आयन शो करता है, यानी हाइड्रोनियम आयन निकलते हैं। सो जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं का H आयन पृथक नहीं हो सकता। ठीक है, यानी HCl का जो H है ये निकलेगा तभी ये अम्लीय व्यवहार दिखाएगा, और जब तक H+ आयन नहीं निकलेगा ये अम्लीय व्यवहार नहीं दिखाएगा, और जब तक इसके साथ पानी नहीं आएगा ये अपना अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H+ एक्वस, इसमें हम क्या लिखते हैं, एक्वस यानी पानी के साथ है, या हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+, इस तरह से इसको दर्शाना चाहिए। आई होप बच्चों आपको ये क्लियर हो गया है। यहाँ पे आपको दो बातें मेन समझ में आनी चाहिए। पहला कि H+ आयन जो है ये स्टेबल नहीं होंगे, स्थिर नहीं होते, तो बिना पानी की उपस्थिति में जो है यहाँ पर जो अम्ल है वो अपना अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करेगा। दूसरा यहाँ पे पॉइंट क्या है कि हम इसको या तो H+ एक्वस से दिखाएं या हम इसको H3O+ से दर्शाते हैं। नेक्स्ट देखिए, H+ प्लस H2O क्या बनता है, H3O+ बनता है, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, OH- आयन उत्पन्न करते हैं, और जल में घुलनशील क्षारक को हम क्या कहते हैं, जल में घुलनशील क्षारकों को हम क्षार कहते हैं। यानी सारे जो क्षारक हैं वो ज़रूरी नहीं है जल में घुलनशील हो, लेकिन जो भी जल में घुलनशील हो जाते हैं, जैसे कि NaOH है, ये पानी में घुल जाता है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्षार कहेंगे। KOH भी पानी में घुल जाता है तो इसको भी हम क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। ठीक है, और ये जो है जल में जो है घुलनशील जो होते हैं जिनको हम क्षार कहते हैं, ये क्या कौन से आयन उत्पन्न करते हैं, ये हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- आयन उत्पन्न करते हैं। जैसे हम उदाहरण से समझेंगे, KOH है तो KOH जो है ये वाटर में जो है घुल के क्या देगा, K+ और OH-। अब ये OH- के कारण ही इसके जो क्षारक के गुण हैं वो हमें जो है यहाँ पर दिखाई देंगे। इसी तरह देखिए MgOH2, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, तो ये जो है क्या देगा, Mg2+, और दो जो है इसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो निकल जाएंगे। तो ये अभिक्रिया होगी और ये किसकी उपस्थिति में होगा, पानी की उपस्थिति में होगा। नेक्स्ट देखिए, अब क्या होता है, अम्ल और क्षारक में जल मिलाने पर क्या होता है। तो जब भी हम अम्ल या क्षारक में जल मिलाते हैं तो ये जो घुलने की प्रक्रिया है ये बच्चों अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। यानी जब इन दोनों को मिलाया जाता है, अम्ल या क्षारक को पानी के साथ, तो वो बहुत ही जो अभिक्रिया है वो बहुत ही ऊष्माक्षेपी होती है, यानी उसमें से बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलती है। क्लियर है, तो जो ऊष्मा निकलती है इसी के कारण इसको क्या कहा जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। क्लियर है, अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। तो अम्ल को हमेशा धीरे धीरे और जल को जो है लगातार उसको क्या करना चाहिए,
हिलाते रहना चाहिए और थोड़ा थोड़ा करके डालना चाहिए ताकि एकदम से ऊष्मा जो है वो ना निकले। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण जो है वो आस्फलित होकर बाहर आ सकता है, यानी एकदम उछल के वो बाहर आ सकता है जब दोनों को मिलाने से ऊष्मा निकलेगी, तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी एकदम से क्या हो सकता है, टूट सकता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का कैन या डिब्बा जो आपने ले रखा है या सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल, उसके ऊपर चेतावनी के चिन्ह जो है वो दिए हुए होते हैं कुछ इस तरह से, जो कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि यानी ये कैसे हैं, संक्षारक हैं, आपके हाथों को जला सकते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात क्या है, वो ये है कि हमेशा हमें पानी के अंदर एसिड मिलाना चाहिए जब भी हम उसको तनु करें, ठीक है। तो हमेशा, अब आप सोचोगे कि पानी में एसिड मिलाएं या एसिड में पानी मिलाएं, बात तो एक है, लेकिन बच्चों यहाँ पर एक बात नहीं है। अगर आप जो है, ये आपके पास मान लीजिए पानी है और ये आपके पास एसिड है, तो पानी एसिड के अंदर अगर आप जो है क्या मिलाएंगे, पानी मिलाएंगे, तो क्या होगा, जो एसिड है, अम्ल है, उसके अंदर ऑलरेडी पहले से ही बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, वो बहुत गर्म होता है। अगर आपने पानी मिलाया और भी ज़्यादा ऊर्जा निकलेगी तो क्या होगा, एकदम से जो ऊर्जा है उसको वो अवशोषित नहीं कर पाता, जिसके कारण एकदम से बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर बाहर गिरने के चांस है या पात्र के टूटने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास पानी है और उसमें ऊपर से आप क्या मिला रहे हो, अम्ल मिला रहे हो, तो क्या होगा, जो धीरे धीरे करके मिलाना है। जैसे ही आपने थोड़ा सा अम्ल डाला, जो ऊर्जा निकलेगी, तो पानी जो है, पानी क्योंकि ठंडा होगा, नॉर्मल टेम्परेचर होगा, तो पानी उसको अवशोषित कर लेगा और जो पात्र है वो टूटेगा नहीं या बाहर आके एकदम से जो अम्ल है उनका मिश्रण है वो बाहर एकदम से उछलेगा नहीं। तो इसीलिए हमेशा याद रखना कि पानी में हमेशा एसिड मिलाना चाहिए। उसके बाद देखिए, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो अगर हम जल में अम्ल या क्षारक मिलाते हैं तो अब देखिए H3O+ आयन है, अगर इसमें हम पानी मिलाएंगे तो ये प्रति इकाई आयतन है तो उसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 500 ml पानी है आपके पास, उसमें आपने 10 ml जो है क्या मिलाया, अम्ल मिलाया, ठीक है। अब इसको आप और तनु करते हो तो 1000 ml पानी, इसमें 500 ml पानी और मिला देते हो तो क्या हो जाएगा, 1000 ml पानी और 10 ml ही क्या रहेगा, अम्ल रहेगा। तो यानी अगर हम देखें यहाँ पे तो प्रति इकाई आयतन में H+ की जो सांद्रता है वो कम हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसको हम तनुकरण कहते हैं। क्लियर, या अम्ल या क्षारक जो है वो तनुकृत होते हैं। जो बिल्कुल प्योर होता है जिसमें H+ आयन की सांद्रता बहुत ज़्यादा होती है उसको हम सांद्र कहते हैं, और जब हम उसके अंदर पानी मिला के उसको क्या कर देते हैं, उसके आयनों की सांद्रता कम कर देते हैं तो वो तनुकृत हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, सार्वत्रिक सूचक क्या होता है। अब देखिए, हमने विलयन में H+ और OH आयनों की सांद्रता की कमी और तनुकरण के बारे में सीखा। क्या हम मात्रात्मक रूप में किसी विलयन में मौजूद इन आयनों की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं? क्या हम यह आंक सकते हैं कि दिया गया अम्ल या क्षारक कितना प्रबल है? तो इसका अनुमान हम सार्वत्रिक सूचक से लगाते हैं। एक सार्वभौमिक संकेतक का उपयोग करके हम ऐसा कर सकते हैं, जो कई संकेतकों का क्या होता है, मिश्रण होता है, ठीक है। तो सार्वत्रिक सूचक जो है एक विलयन में हाइड्रोजन आयनों की विभिन्न सांद्रताओं पर भिन्न भिन्न रंग दिखाता है। यह हमें विलयन में H+ या OH- आयनों की सांद्रता जानने में मदद करता है। तो सार्वत्रिक सूचक एक तरह का बच्चों विलयन होता है, और जो सार्वत्रिक सूचक होता है जो ये कई सूचकों का मिश्रण होता है, और इसको जब हम किसी भी अम्ल या क्षारक में डालते हैं तो एक पर्टिकुलर रंग आता है, और उस रंग से हम जो है मैच करके ये देखते हैं कि ये अम्ल कितना प्रबल है या कितना दुर्बल है। तो इस तरह से हम उसके अंदर H+ आयन या OH- आयनों की सांद्रता जो है वो जान सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, आपको यहाँ पे 5 प्रश्न दिए गए हैं जो बहुत ही आसान से हैं, जिनके आंसर हम करेंगे। तो ये बेटा करते हैं इनके आंसर। पहला जो प्रश्न है, अम्ल की जल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सा आयन उत्पन्न होता है? तो अम्ल की जल के साथ जब हम अभिक्रिया करते हैं तो कौन सा आयन उत्पन्न होते हैं? H+ आयन, या जिनको हम क्या कहेंगे, उनको हम हाइड्रोनियम आयन कहेंगे। तो आप इसको H+AQ ऐसे लिखिएगा, ठीक है, AQ आयन, या हम उनको क्या कह सकते हैं, सिंपल हाइड्रोनियम आयन कह सकते हैं, या आप H3O+ ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 है, जब कोई क्षार जल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा आयन उत्पन्न होता है? तो OH- आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन जो है उत्पन्न होते हैं।
नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। तो ये जो है बच्चों हमने आंसर अच्छे से समझ लिया है। तो जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया जो है अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण जो है आस्फलित होकर बाहर आ सकता है और आप जल सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए, जल में अम्ल को मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। तो अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर, तो सांद्रता हमेशा कम हो जाती है। प्रश्न 5 है, सार्वत्रिक सूचक को परिभाषित कीजिए। तो सार्वत्रिक सूचक जो है वो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है जो एक विलयन में हाइड्रोजन आयनों की विभिन्न सांद्रताओं पर भिन्न भिन्न रंग दिखाता है। यह हमें अम्ल और क्षार की प्रबलता जानने में भी मदद करता है। तो इस तरह से आप अपना आंसर कंप्लीट कर लेंगे। सो ये थी बच्चों आपकी साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर न्यू हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।